नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिरकार कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को रिहा कर दिया गया है। रिहा होते ही उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने बिना एफआईआर की कॉपी और नोटिस के उन्हें विमान से उतारा और फिर गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी तरह से अवैध था। पवन खेड़ा ने कहा कि हम लोग देश को और संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसे जारी रखेंगे। दरअसल पीएम के लिए अपशब्द के इस्तेमाल के आरोप पर असम पुलिस ने आज उन्हें विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया था। तब वो रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए फ्लाइट ले रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर सरकार को जमकर घेरा। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। अशोक गहलोत ने कहा कि आज तो हद ही हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये सबसे निम्न स्तर की हरकत है। कांग्रेस अधिवेशन के लिए कई नेताओं के साथ रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को दोपहर 12:30 बजे विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। साथ गए कांग्रेस नेताओं ने वहां धरना भी दिया, पुलिस से बहस भी की, लेकिन सब बेकार रहा। पता चला कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक बयान देने की वजह से असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से ले जाने की तैयारी है। इसके बाद दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। पवन खेड़ा जी को कहा कि आपका बैग रह गया है, उनके पास कोई बैग है ही नहीं। आखिर में पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है। तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है, ना उनके पास कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है। ये बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है। ये सरकार चाहती क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नॉलेज में नहीं है? ये कोई मान सकेगा इस बात को? क्या उनके बगैर नॉलेज के इस प्रकार को हिम्मत कर सकता है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। इसलिए बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा हो रहा है। कारण बताते कोई पवन खेड़ा ऐसा तो नहीं कि कहीं फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। वो रायपुर ही आ रहे थे और आज ही उसको करना। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, उसके 3 दिन पहले आप ईडी छापा डालते हैं। सारे हमारे नेताओं के जिनको ड्यूटी मिली थी, जो काम में लगे थे, सबको डिस्टर्ब करने के लिए, ये भी उसी की हिस्सा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है कि किस प्रकार से कांग्रेस के महाधिवेशन को रोका जाए। लेकिन ये कहानी अगले 2 घंटों में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते पलट गई। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच के सामने कांग्रेस ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनको गिरफ्तार करने से संरक्षण देने की मांग की और बताया कि वो अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। ये भी बताया कि उनके खिलाफ अलग अलग शहरों में मामले दर्ज हैं, जिन्हें एक जगह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा का विवादित बयान सुना गया। अदालत ने पूछा कि इस बयान से सांप्रदायिक वैमनस्य कैसे पैदा होता है। अदालत ने कहा कि पवन खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दी जाए। इसके बाद वो नियमित जमानत के लिए अर्जी दे सकते हैं। अदालत सोमवार को अलग अलग शहरों की एफआईआर एक जगह जोड़ने पर सुनवाई करेगी। इस बीच पवन खेड़ा को अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत की औपचारिकता पूरी हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। Without any FIR copy being given to me, without any notice being served on me, I was asked to deplane as if I was a terrorist. The victory of the legal process of this country, of this great democracy called India, which we are trying to uphold and fight for. हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, मनोरंजन भारती और परिमल कुमार के साथ आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।
एनडीटीवी से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एफआईआर हुई है तो गिरफ्तारी होगी ही, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पर। Do you think the kind of overdrive that Assam police went into arresting him, do you think it was arresting him from the tarmac? And No. I mean, how somebody has been arrested, what procedure followed is a different thing. But if a FIR is come and is registered under a relevant section of law, police is duty bound to arrest the person. Now, whether he is in sky or whether he is in earth. So if a offense has been committed, police has to arrest him. We don't go by the manner. Right. My last question to you, sir: the kind of overdrive that Assam police has gone into, in this kind of clampdown on the opposition leaders, whether it was Jignesh Mevani, now, What is clamp down? Can you abuse a father? Because I said something about father of a leader, Congress has filed 130 FIR against me in Telangana. So what is about that? Right. So just you be reassured that whenever a offense is committed, there will be clamp down. right. रायपुर में शुक्रवार से कांग्रेस से 3 दिनों का अधिवेशन शुरू हो रहा है। 2024 से पहले इस अधिवेशन की खासी अहमियत है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो चुनाव कैसे लड़े और किनके साथ मिलकर लड़े। रायपुर से देखिए खास रिपोर्ट। पहले रायपुर में छापों का सिलसिला और फिर अधिवेशन से ठीक पहले दिल्ली में पवन खेरा की गिरफ्तारी। कांग्रेस को पहली बार ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच हो रहे कांग्रेस अधिवेशन का एजेंडा भी कुछ साफ होता है और उसकी चुनौतियां भी। अधिवेशन से पहले फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी देखेगी कि कैसे वह एक साझा मोर्चा बना सकती है। पार्टी पर हमारी जो भूमिका है हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। सशक्त कांग्रेस के बिना विपक्ष एकता असंभव है। कांग्रेस को मजबूत होना है, कांग्रेस को सशक्त होना है, तभी विपक्ष की एकता प्रभावशाली होगी। 2024 के पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला मील पत्थर 2023 के चुनाव है, बाद में 2024 के चुनाव आते हैं। तो अभी से ही विपक्ष एकता, विपक्ष एकता, विपक्ष एकता बोलना मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है अभी भी। दरअसल गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस को ये एहसास है कि विपक्षी दलों को उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अपने टकराव भी हैं और चुनाव के अपने संकट भी। बंगाल में वो लेफ्ट के साथ जाती है तो टीएमसी छिटक जाती है, वैसे भी टीएमसी से उसका टकराव तीखा है। दक्षिण में बीआरएस जैसी महत्वाकांक्षी पार्टी उसे गठजोड़ की चुनौती दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यूपी में सपा बसपा कांग्रेस से किनारे चल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या खड़गे ने जल्दबाजी में नेतृत्व वाला बयान दे डाला। एनडीटीवी से बात करते हुए बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस को अहंकार छोड़ने का सुझाव दिया। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतने दिनों के बाद रियलाइज करा कि उनको सबके साथ मिलकर काम करना है। तो देरी करिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब उनको ये एरोगेंस छोड़ना चाहिए कि हम लीड करेंगे। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कंधे से कंधे मिला के काम करना है, सारे सबके साथ मिलके चलना है, तभी यूनिटी बन सकती है। रायपुर अधिवेशन दरअसल साफ मुद्दे और दोस्त तय करने का मंच बने तो 2024 की चुनौतियां बीजेपी के लिए तीखी हो सकती हैं। कोई भी कोलिशन बने बिना कांग्रेस के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जो सभी प्रांतों में है, सभी बूथों में है, और कांग्रेस के अलावा ऐसे और कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको हर गांव में, हर वार्ड में आपको मिले। अगले 3 दिनों में कांग्रेस रायपुर में मंथन करेगी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस इतना तो जरूर कर रही है कि 2024 के चुनाव में वह विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व जरूर करेगी, लेकिन कैसे, इसका फिलहाल रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा है। खासकर तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। कांग्रेस इतना जरूर कर रही है कि कई राज्यों में वो गठबंधन में है, लेकिन असली गठबंधन की शक्ल कांग्रेस जो है इस रायपुर अधिवेशन में ढूंढना चाह रही है, और इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि 2024 में विपक्षी एकता की क्या शक्ल होगी। रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार और कानन पात्रा के साथ
मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पंजाब में आज वारिस पंजाब डे से जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला में जमकर बवाल किया और थाने पर भी हमला कर दिया। इन लोगों के हाथ में बंदूकें और तलवारें थी। ये लोग वारिस पंजाब डे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ बैरिकेड तोड़कर थाने में घुस गई। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। अमृतपाल सिंह की चेतावनी के बाद पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तूफान सिंह को छोड़ा जा रहा है। उसके समर्थकों ने उसकी बेगुनाही के पर्याप्त सबूत दिए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। अब बताते हैं कि जिस अमृतपाल सिंह के लिए इतना बवाल हो रहा है, ये अमृतपाल सिंह कौन है। दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे का ये प्रमुख बन गया। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। अमृतपाल ने इशारों में गृह मंत्री को धमकी भी दी थी। अमृतपाल ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की, क्या हश्र हुआ। हरियाणा के भिवानी में हुए जुनैद नासिर हत्याकांड में एनडीटीवी के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हाथ लगी हैं। जुनैद और नासिर हत्याकांड में कथित गौरक्षकों के 2 गुट शामिल थे। एक गुट नासिर और जुनैद को लेकर के 20 घंटों तक हरियाणा के 4 जिलों में घूमता रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जुनैद और नासिर हत्याकांड में लगातार हरियाणा पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जुनैद नासिर हत्याकांड में गौरक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले समूह ने जुनैद और नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की। पहला ग्रुप ही जुनैद और नासिर को अधमरा कर हरियाणा पुलिस के पास ले गया था। पुलिस के पल्ला झाड़ लेने के बाद पहले गौरक्षकों के दल ने अधमरे जुनैद और नासिर को दूसरे दल के हवाले कर दिया। गौरक्षकों के दूसरे दल ने जुनैद और नासिर की हत्या कर दी। गौरक्षक जुनैद नासिर को लेकर हरियाणा के 4 जिलों में 20 घंटों तक घूमते रहे। अंधेरा होने पर 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के ही भिवानी में शवों को बुलेरो के साथ जला दिया। सबसे बड़ी बात यह आती है कि पहले तो पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने सिर्फ 5 आरोपी बनाए थे, जिसमें श्रीकांत शामिल है, लोकेश सिंगला, रिंकू, अनिल और मोनू मानेसर। अभी तक सिर्फ गिरफ्तारी रिंकू सैनी की हुई है और इसी से पूछताछ में तमाम बातें सामने आई हैं और उसी ने ही बताया है कि उन्होंने पीटने के बाद बुरी तरीके से घायल जुनैद और नासिर को गौरक्षकों के दूसरे समूह को सुपुर्द कर दिया। राजस्थान पुलिस ने गौरक्षकों के दूसरे समूह की तस्वीरें जारी की हैं। दूसरे समूह में जुनैद और नासिर के शवों को ठिकाने लगाने के लिए जींद, भिवानी, करनाल से गौरक्षक आए थे। इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ एक आरोपी रिंकू सैनी ही गिरफ्तार हो सका है। इतने बड़े हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी लगभग सभी आरोपी राजस्थान और हरियाणा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली नगर निगम में बीती देर रात स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में जबरदस्त भिड़ंत हुई, बवाल हुआ और ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लोकतंत्र के लिए और दिल्ली के लिए सेहतमंद बिल्कुल नहीं है। और इस सारे बवाल का कारण था मोबाइल फोन। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता पोडियम तोड़ रही हैं, माइक तोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मार रहे हैं। आप और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को खींच खींच के पानी की बोतलें मार रहे हैं। इस हमले से बचने के लिए महिला पार्षद टेबल के नीचे छुप रही हैं। सदन के वेल में आकर धक्का मुक्की और नारेबाजी ये तो आम बात रही। एमसीडी में जो चुनाव हार गए हैं, जो उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार करने को तैयारी नहीं है, ये चौथी बैठक है आज, जहां पे वो बार बार लड़ाई झगड़ा गाली गलौच मार पिटाई कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा, नारेबाजी, गाली गलौज। ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन उनके पार्षदों ने आगे शुरुआत की, पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया, फिर गाली गलौज की, उसके बाद तो हद ये हो गई ना, हाथ छोड़ दिया हमारे काउंसलर पे, फिर दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। पर मैं बीच बचाव करते हुए उनके हाथ जोड़ रहा कि भाई आप झगड़ा ना करें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही पूरे दिन के बाद पूरी रात भी चली और पूरी रात बवाल मचा रहा और इसकी जड़ था मोबाइल फोन। निगम के सदन में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। जब 40-50 वोट डाले गए थे तो बीजेपी ने ऐतराज किया कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत क्यों दी गई है। इसको लेकर आपत्ति हुई, हंगामा हुआ, सदन स्थगित भी हुआ और आखिरकार मेयर ने बीजेपी की बात मान ली। लेकिन फिर बीजेपी ने मांग करी कि जो वोट डाले गए हैं वो फिर से डलवाए जाएं। बीजेपी का आरोप था कि निगम में गुप्त मतदान होता है, लेकिन आप पार्षदों ने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर गुप्त मतदान का उल्लंघन किया है। मेयर ने कहा कानून के जानकारों से उन्होंने बात की है और कहीं ये नहीं लिखा कि वोटिंग के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो बस बीजेपी फिर से शुरू से वोटिंग कराने की मांग पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी कहती रही जहां पर वोटिंग रुकी थी वहीं से शुरू होगी। गतिरोध बना रहा और केवल एक मोबाइल फोन के मुद्दे पर बवाल मचा रहा। बार बार मुद्दा वो मोबाइल फोन का उठा रहे थे, वो बिल्कुल अवैध था, क्योंकि पहले भी और अभी जैसे संजय भैया ने बोला कि पिछले दिसंबर में जो 2022 में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था मोबाइल फोन अंदर ले जाना बैन नहीं है, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वॉयलेशन हो रहा है। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट। वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वॉयलेशन हो गई। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है। अकेले इस मुद्दे को लेकर 13 बार सदन स्थगित हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ सदन गुरुवार सुबह 10 बजे तक चलता रहा। आखिरकार शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी अभी भी इस बात पर अड़ी है कि वोटिंग जहां रुकी थी वहीं से शुरू की जाएगी, जबकि बीजेपी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वोटिंग शुरू से करवाई जाए। कुल मिलाकर फिलहाल शुक्रवार को भी इस मामले का समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा। नगर निगम की असली सरकार मानी जाती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी उम्मीदवार हैं 7, सीटें हैं 6। मतलब ये कि दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है और दोनों में से कोई पार्टी नहीं चाहती कि ये हार उसके उम्मीदवार की हो, इसलिए दोनों तरफ से ताकत पूरी लगी हुई है, गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले की जांच की आंच अब केजरीवाल तक पहुंचती दिख रही है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ की। पूछताछ के लिए विभव कुमार ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का उल्लेख किए जाने के हफ्तों बाद उनके निजी सहायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पटना में आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ नोकझोंक हुई और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस वाले अभ्यर्थियों को घसीटते हुए ले जाते हुए नजर आए। कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया। इनका आरोप है कि महागठबंधन सरकार ने नौकरी का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। आज ये लोग जेडीयू और आरजेडी के दफ्तर का घेराव करने निकले थे।
ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की सेल में आज जेलर और सीआरपीएफ ने रेड की। उसकी सेल से लग्जरी सामान बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपए की गुची की सैंडल और 80,000 रुपए की कीमत की जीन्स बरामद हुई। रेड के बाद सुकेश चंद्रशेखर रोने भी लगा। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को 200 करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया था। अभी वो मंडोली जेल में बंद है। तमिल अभिनेता विशाल एक फिल्म के सेट पर बाल बाल बच गए। विशाल अपनी फिल्म मार्क एंटनी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक पीछे से आता है। दरअसल इस ट्रक को दीवार तोड़कर रुक जाना था, लेकिन यह बेकाबू हो गया और तेजी से फिल्म की कास्ट की ओर बढ़ने लगा। राहत की बात यह रही कि बाकी कलाकारों के साथ विशाल भी बाल बाल बच गए। अभिनेता विशाल ने ये वीडियो ट्वीट कर कहा कि कुछ सेकंड और कुछ इंच से मेरी जान बच गई। अमेरिका ने भारतीय मूल के कारोबारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होने की पूरी संभावनाएं तैयार कर दी हैं। अमेरिका के जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अजय बंगा को विश्व बैंक की अगुवाई करने के लिए नॉमिनेट कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि अजय बंगा इतिहास के इस अहम क्षण में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अजय बंगा ने सफल वैश्विक कंपनियों के निर्माण और प्रबंधन में 3 दशक से ज्यादा का समय बिताया है। ये वो कंपनियां हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार पैदा करती रहीं और निवेश लाती। 63 साल के अजय बंगा अभी जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। इससे पहले वो 12 साल तक मास्टरकार्ड के सीईओ रह चुके हैं। साल 2016 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था।